प्रिय छात्रों, आपकी इस परीक्षा में इस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं। आप ये वीडियो देख लें और पुराना पेपर देख लें, आपको 2-3 क्वेश्चन उस पेपर में मिल जाएंगे। इसका मतलब ये इस चैप्टर से प्रश्न परीक्षा में आते हैं। आप सभी जानते हैं हम फालतू की बकवास कभी नहीं करते हैं, सीधे हम वीडियो पर पहुंचते हैं। आनुवंशिकता माने माता पिता के लक्षणों का संतानों में जाना आनुवंशिकता कहलाता है। सबसे पहले मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे, तो ये सब कुछ अपन इसमें जानेंगे। यहाँ बच्चों ध्यान दो, लिखा हुआ है मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। मानवों में और मटरों में, मटर जो पौधा होता है, मानव एवं मटर में वंशागति के नियमों का अध्ययन मेंडल ने किया था। आपको क्या याद रखना है? मेंडल याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका दूसरा प्रश्न है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मेंडल के एक संकरण प्रयोग में F1 पीढ़ी में लंबे बौने पौधे का लक्षण प्ररूपी अनुपात होता है। यहाँ ध्यान देना, फिनोटाइप, लक्षण प्ररूपी बोलते हैं फिनोटाइप। कभी कभी वो हिंदी में लिख देते हैं फिनोटाइप। पूरी बात ध्यान से समझो। मेंडल के एक संकरण प्रयोग में F1 पीढ़ी में लंबे बौने पौधों का लक्षण प्ररूपी माने फिनोटाइप अनुपात जो है कितना होता है? 3:1 होता है। जीनोटाइपिक अनुपात पूछें तो आंसर अपन को 1:2:1 देना है। जीनोटाइप पूछें 1:2:1, फिनोटाइप पूछें तो 3:1 अपन को अनुपात देना है। अगला प्रश्न है कि मेंडल के एक संकरण प्रयोग के F1 पीढ़ी में लक्षण में माने जीन प्रारूप में जीनोटाइप, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। क्या है आपका प्रश्न? मेंडल के एक संकरण प्रयोग में माने मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रयोग में F1 पीढ़ी में जो जीनोटाइप का अनुपात होता है बच्चों, वो 1:2:1 होता है। ध्यान देना। ऊपर वाले प्रश्न में क्या बताया था कि फिनोटाइपिक था 3:1 और जीनोटाइपिक था 1:2:1। यही लिखा है जीनोटाइपिक, लिखा है जीनोटाइपिक, वही बात आ गई। देखो 1:2:1। हम आपको इतनी बेहतरीन ट्रिक से आंसर बताते हैं कि प्रश्न तो आते ही आपको आंसर याद भी रहते हैं। मेंडल के द्विगुण संकरण प्रयोग के F1 पीढ़ी में प्राप्त लंबे एवं छोटे पौधों का लक्षण प्ररूपी अनुपात क्या है? एक परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। आंसर आपका 9:3:3:1। इसका जीनोटाइपिक अनुपात कभी भी परीक्षा में नहीं पूछा गया। इसका सिर्फ लक्षण प्ररूपी, जिसे हम फिनोटाइप कहते हैं, वही परीक्षा में आता है। याद क्या रखना है? द्विगुण संकरण प्रयोग के F1 पीढ़ी में फिनोटाइपिक अनुपात क्या है? 9:3:1। 9:3:3:1। याद कर लो, वीडियो एक दो बार देख लो। एक जो ऊपर के आपके 1 2 3 जो क्वेश्चन थे, इनसे ही परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। अब प्रश्न है आपका कि मेंडल के द्वारा मटर पौधे पर किए गए प्रयोग की व्याख्या में शुद्ध रूप से लंबे जनक पौधे को किस चिन्ह से इंगित किया था? तो यहाँ पर देखो लंबे पौधों की बात हो रही है तो कैपिटल टी आएगा। बौने पौधों की बात होगी बच्चों तो स्मॉल टी आएगा। ये तो एक सिंपल सा सिद्धांत है, सोच सकते हैं अपन। लंबे पौधे माने टाल, तो लंबे पौधों को टीटी कहा गया और बौने पौधों को स्मॉल टीटी कहा गया। मेंडल के प्रयोग द्वारा पौधे पर किए गए प्रयोग की व्याख्या में शुद्ध रूप से बौने जनक पौधे को किस चिन्ह से इंगित किया? वही बात है, बौने पौधे को स्मॉल टी कहा गया। मेंडल अपने प्रयोग में विपरीत गुण वाले 2 जनक पौधों को क्या नाम दिया? जनक पीढ़ी पी,
तो 7वां नंबर का तो अभी तक आया नहीं है प्रश्न कभी परीक्षा में। यह प्रश्न भी 8वां नहीं पूछा गया है, लेकिन याद कर लो। और जैसे का तैसा पूछ ले में तो कैपिटल टी और कैपिटल डब्ल्यू डब्ल्यू जो परीक्षा में प्रश्न आए हैं बच्चों वही हम आपको बताते हैं, क्योंकि परीक्षा में वही आने हैं। प्रश्न है कि मेंडल के प्रथम संतति पीढ़ी वाले पौधे थे, सभी लंबे पौधे थे। मेंडल के प्रथम संतति पीढ़ी वाले जो पौधे थे वो सभी लंबे थे। तो आपका जो प्रश्न देखो, मेंडल के प्रयोग में कैपिटल टी क्या बताता है, कैपिटल टी क्या इंगित करता है? ये बताता है संकर नस्ल के लंबे पौधे। अगला प्रश्न है आपका, मेंडल के प्रयोग में स्मॉल टी टी क्या बताता है? अब यहाँ पर ध्यान देना, स्मॉल टी होते बच्चों बौने पौधे, स्मॉल टी टी होते बौने पौधे। जब 2 बार टी टी आ जाए तो शुद्ध शब्द आपको याद रखना है। स्मॉल टी टी बौने होते हैं तो शुद्ध बौने पौधे, इसी में लिखा है शुद्ध जनक बौने पौधे। तो ये इस तरीके से आपको उत्तर निकालना है। मेंडल के प्रयोग में स्मॉल टी क्या दर्शाता है? तो स्मॉल टी क्या दर्शाता है? एक तो बौनापन दर्शाएगा। पौधा बौना क्यों होगा? क्योंकि ये अप्रभावी है, प्रभावी होता तो पौधा लंबा बनता। तो स्मॉल टी आपको दिखाता है बौनापन और अप्रभावी लक्षण, बी और सी, यानी कि आपका ये डी आंसर एकदम करेक्ट है। अब है कि मेंडल के द्विगुण संकरण के लिए किस प्रकरण के बीज वाले मटर के पौधे को चुना? तो देखो यहाँ पर गोलाकार तथा पीले, गोलाकार तथा हरे पौधे पूछ सकते हैं कभी, गोल पीले और गोल हरे पौधे, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अब है द्विगुण संकरण से एवन पीढ़ी में किस प्रकार का बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं? तो सभी गोलाकार और पीले। जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता देंगे। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे से किस पौधे का चयन किया? तो मटर का चयन किया, ये इम्पोर्टेंट है। कौन वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करता है? तो जीन, वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिकाओं में बच्चों जीन होता है, गुणसूत्र में जीन होता है, वैसी बात करें तो केंद्रक में होता है। तो जो जीन होते हैं बच्चों ये वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। एक एक लक्षण को बच्चों, एक एक लक्षण को ये जीन ही ले जाता है। पर्यावरण के कारण जीवों में होने वाली विभिन्नताएं कहलाती हैं बच्चों कायिक विभिन्नताएं, सोमेटिक विभिन्नताएं। कैसी? पर्यावरण के कारण जीवों में होने वाली विभिन्नताओं को कहते हैं कायिक विभिन्नताएं। ये भी परीक्षा में पूछा गया है कई बार। पुष्पों में माने फूलों में कौन सा गुणसूत्र होता है? तो जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं बच्चों, उनमें XY गुणसूत्र होता है। अब हम स्त्रियों की बात कर लेते हैं। स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र होता है बच्चों? तो स्त्रियों में XX गुणसूत्र होता है। पुरुषों की बात करें बच्चों तो पुरुषों में आपको XY गुणसूत्र देखने को मिलेगा, जिसको हम लिंग गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं। स्त्रियों में समान गुणसूत्र होते हैं, ये आपको पता है। कायिक भिन्नता है, कायिक भिन्नता क्या है? उपार्जित। उपार्जित का मतलब ये होता है बच्चों जन्म से एक किसी में कोई जन्म से विभिन्नता नहीं है, वो उसके जीवन में कभी ना कभी किसी कारण से आ जाती है, माने अर्जित हो जाती है जीवन में, उसको उपार्जित कहते हैं। तो कायिक विभिन्नता होती है उपार्जित, जिसको अर्जित किया जाता है। प्राकृतिक वर्णवाद, जिसको हम प्राकृतिक चयनवाद भी कहते हैं, जैव विकास का सिद्धांत जो दिया था वो बच्चों डार्विन ने दिया था। बच्चों आपको पता है लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशगति का नियम दिया था। लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशगति। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो श्रीलंका के विद्यार्थी से। एक बात सोचो, श्रीलंका का विद्यार्थी, अरे है तो आखिर पर वो इंसान, तो हमारी किससे समानता होगी? अब बच्चे जल्दबाजी में क्या चिंपैंजी लगा देते हैं। अगर श्रीलंका के विद्यार्थी नहीं लिखा होता तो हम चिंपैंजी से ही मानते हैं, अरे ये तो आदमी ही तो है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ये आपका करेक्ट आंसर है। समजात अंगों के उदाहरण हैं, याद कर लेना, इसको 5-6 बार बोलना, ठीक है, इससे याद हो जाएगा आपका। तो आपका इसका आंसर क्या है? आपका उपरोक्त सभी। अब कोशिका में जीन कहाँ होते हैं? तो बता दी, देखो केंद्रक में होते हैं। केंद्रक में बच्चों गुणसूत्र
गुणसूत्र में जीन होते हैं। तो जीन कहाँ होते हैं कोशिका में? केंद्रक में होते हैं। डीएनए प्रतिकृति के द्वारा माने डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा होने वाली त्रुटियों के कारण व्यक्ति में क्या उत्पन्न होता है? विभिन्नता उत्पन्न होती है। डीएनए प्रतिकृति के दौरान बच्चों त्रुटि के कारण व्यक्ति में विभिन्नता उत्पन्न होती है। अब जाति उद्भव के लिए क्या आवश्यक है? जाति उद्भव के लिए क्या आवश्यक है? जाति उद्भव के लिए आवश्यक है प्राकृतिक चयन। जाति उद्भव के लिए क्या आवश्यक है? प्राकृतिक चयन। जीवों के परिरक्षित अवशेष को क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। सिंपल सा प्रश्न है आपका। अच्छा, जीवाश्म की आयु का पता लगाते हैं, वो विधि क्या कहलाती है? वो फॉसिल डेटिंग कहलाती है। बच्चों क्या है जीवाश्म की आयु? कार्बन 14 के द्वारा पता लगाते हैं, ये आपको पता है। प्लेनेरिया नामक चपटे कृमि की अति सरल आंखें होती हैं, ठीक है। अपने आंखों से क्या पहचान सकती हैं? इसका आंसर आपका धुंधली प्रकाश। आंसर आपका धुंधली प्रकाश। कौन समजात अंग हैं? समजात अंग तो पक्षी और मानव के जो पैर होते हैं बच्चों, ये समजात अंग होते हैं। पक्षी और मानव के पैर समजात होते हैं। मानव में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। कौन कौन से? एक एक्स और एक वाई। अभी हमने बोला भी था आपको, एक्स और वाई कितने हो गए? 2। तो 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं आपके। फिर है आपका कौन मानव के अति समरूप है? अब देखो यहाँ पर आंसर आपका क्या? चिंपांजी है। जिस बच्चे ने जिंदगी में कभी सिर्फ यही प्रश्न याद किया है कि मानव के अति समरूप है, चिंपांजी, और उस ऑप्शन में श्रीलंका के विद्यार्थी बात था और चिंपांजी भी था, तो लड़का तुरंत आंसर क्या कर देता? चिंपांजी। तो चिंपांजी या हाँ मनुष्य श्रीलंका का विद्यार्थी होता, चीन का विद्यार्थी होता तो वो सही होता। जब वो ऑप्शन में नहीं है तो आपका क्या आंसर? चिंपांजी। मानव स्पीसीज होमोसेपियंस का उद्भव कहाँ माना जाता है? अफ्रीका में माना जाता है। वैज्ञानिक नाम है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। किस जीव में अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है? तो अब देखो इसका आंसर बच्चों क्या है? मानव दिया है इन्होंने। इसका आंसर हमें कीट लग रहा है। अब आपको क्या आंसर है इसका, वो आप अपने हिसाब से इसको सोचें। पक्षियों के पर किसके लिए विकसित हुए थे? पक्षियों के पर जो बच्चों उड़ने के लिए विकसित हुए थे, हमको ऐसा ही लग रहा है। जीवों के जटिल अंगों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो जीवों के जो जटिल अंग है उनकी उत्पत्ति क्रमिक और निरंतर विकास से हुई। जीवों के जटिल अंगों की उत्पत्ति क्रमिक और निरंतर विकास से हुई। अब जीवों के जटिल अंगों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसका आंसर हमें लग रहा है इनमें से सभी। डीएनए के बदलाव से भी जटिल अंगों की उत्पत्ति होती है, पर्यावरण के कारण कायिक विभिन्नता से भी होता है, क्रमिक और निरंतर विकास है। इसलिए आपका इनमें से सभी आंसर एकदम सही है। इसलिए आपका क्या इनमें से सर आपका एकदम सही उत्तर है आपका। डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन से जीवों के पूर्वज की खोज क्या कहलाती है? आणविक जातिवृत्त कहलाती है। अब आपका कौन प्रभावी लक्षण सबको पता है कि लंबा में कैपिटल टी पौधों का जो लंबापन गुण है बच्चों ये प्रभावी होता है। अब प्रभावी लक्षण क्या है? इसका आंसर आप वैसे ही बता सकते हैं, बौनापन अप्रभावी लक्षण है। जंगली गोभी से किस सब्जी का चयन किया गया? तो इनमें से सभी। अब फॉसल डेटिंग किस रासायनिक अवयव के समस्थानिक उपयोग किया जाता है?
तो आपको पता है इसका कार्बन 14 का इसमें उपयोग किया जाता है। समजातीय अंग हैं। समजातीय बच्चों, जो समजातीय अंग होते हैं वो संरचना में समान होते हैं, लेकिन वो अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे कि अभी आपने एक प्रश्न देखा, अब आपका एफ पीढ़ी का क्या अर्थ है? F1 बोला है, यहाँ पर गलत लिखा है। F1 पीढ़ी का अर्थ है पहली संतति, और यहाँ F2 लिखा होता तो दूसरी संतति। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है F2 पीढ़ी का, गलत लिखा है यहाँ पर। F2 पीढ़ी का अर्थ है बच्चों दूसरी संतति। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए बच्चों उपयोग करते हैं कार्बन 14 का। पक्षी बहुत निकट से संबंधित है। पक्षियों का निकट का संबंध है बच्चों सरीसृप से, क्योंकि पक्षी जो है बच्चों, ऐसा माना जाता है कि सरीसृप के बाद पक्षी बने, सरीसृपों से ही पक्षी बने। एक पक्षी था आर्कियोप्टेरिक्स, तो सरीसृपों से पहले आर्कियोप्टेरिक्स बना, फिर एक पक्षी बन गया पूरा। कौन सा अर्जित गुण नहीं है? मानो उसके जीवन में ऐसा कौन सी वस्तु है, कौन सा गुण है जो जीवन में अर्जित नहीं किया था, वो तो जन्म से ही होता है। यहाँ देखो ये लिखा है प्रजनन करने की क्षमता, ये तो जन्म से ही होती है। जैसे अच्छा कोई भाषा बोलने वाला है तो जीवन में अर्जित कर सकते हैं। तलवारबाजी जीवन में सीख सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। तैरने की क्षमता है वो जीवन में अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर सही किया, एकदम डी सही है। तलवारबाजी है तो जीवन में सीखते ही है। एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच मतभेद किसका उदाहरण है? तो ये भिन्नता का उदाहरण है। कौन सा उपार्जित लक्षण है? माना जो बाद में अर्जित किया जाता है जीवन में। पढ़ने की क्षमता, ये जीवन में अर्जित कर सकते हैं। अगर आपका मन लगता है पढ़ने में तो ये आप अर्जित कर सकते हैं। इस तरीके से देखो हमने आपको सभी आंसर बता दिए हैं। आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।